हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? और बहुत समय से आप मेरा इंतज़ार कर रहे थे। तो सबसे पहले मैं बताने जा रही हूँ आप लोगों को 2021 का क्वेश्चन पेपर मैं कराने जा रही हूँ। और ये जो क्वेश्चन पेपर आप लोगों के सामने है, इसी तरह के हम रेगुलर नए क्वेश्चंस जो हैं सॉल्व करेंगे। तो 2021 यूपी टीजीटी में क्वेश्चन पेपर जो आया हुआ था उसके रिगार्डिंग हम लोग जो भी डिटेल से होगा आज हम लोग डिटेल से करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला किस सतह पर बनाई जाती थी? तो ऑप्शन आपके सामने है, यानी पहला ऑप्शन दे रखा है लकड़ी के पत्तों पर, वृक्ष की छालों पर, ताल पत्रों पर या चट्टानों पर बनाई जाती थी। तो ये जो आपको पता है कि प्रागैतिहासिक चित्रकला की जो सतह थी यानी जो धरातल था वो क्या था? इसको हम कहते हैं प्रागैतिहासिक चित्रकला को शैल चित्र, यानी इसका जो धरातल रहा है वो क्या रहा है? शैल यानी पत्थर रहा है। तो उस समय ना ही लकड़ी के पत्तों पर चित्रकला का ज्ञान था, ना ही वृक्ष की छालों पर मिलते हैं, ना ही ताड़पत्र पर वहां पर चित्रकला शुरू हुई थी। तो जो उनको धरातल मिला यानी जहां पर वो रहते थे, चट्टानों पर ये चित्र बनाए गए हैं, जो पत्थर की चट्टान थी। और इन चट्टानों पर आप जानते हैं जो चित्र बने हैं ये रेखा चित्र हैं, और ये नुकीले किसी औजार से, यानी जैसे हम कह सकते हैं कि उस समय कुछ ऐसे नुकीले औजार तो नहीं थे, बट हम जैसे नुकीला पत्थर हो सकता है से खोद कर बनाए गए थे। ठीक है। दूसरी चीज हम ये कह सकते हैं कि इसमें जो कलर किए गए हैं वो कौन कौन से रंग किए गए हैं? तो सबसे ज्यादा लाल यानी गेरू रंग का प्रयोग इसमें हुआ है। और लाल के बाद इसमें आप देख सकते हैं जो रंग इसमें इस्तेमाल किया गया है, पीला है, सफेद है, इस तरह के रंगों का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, आंसर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, इनमें से कौन असंबद्ध है? ये थोड़ा सा गलत लिखा गया है, ये हो जाएगा कौन असंबद्ध है। असंबद्ध यानी इनमें से चार ऑप्शन में से एक डिफरेंट ऑप्शन है, उसको हमें चूज करना है। पहला ऑप्शन है मिर्जापुर, दूसरा ऑप्शन है सिकंदपुर, तीसरा ऑप्शन है भीमबेटका, चौथा ऑप्शन है बाघ। तो देखिएगा इसमें से जो डिफरेंट है, यानी सबसे पहले अगर हम लोग बात कर लें मिर्जापुर की, तो इनमें मिर्जापुर, सिकंदपुर, भीमबेटका प्रागैतिहासिक काल से संबंध है, और बाघ गुफा जो है वो प्रागैतिहासिक काल से संबंध नहीं है। इसका संबंध किससे है? बाघ गुफा का ये गुप्त काल से संबंधित है। ठीक है, यानी ए बी सी तीनों ही आपके प्रागैतिहासिक काल से संबंधित है। और चौथा ऑप्शन जो आपका बाघ है, इसमें आपके भित्ति चित्र बने हैं जो कि गुप्त काल से संबंधित है। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका डी सही। थर्ड क्वेश्चन है इसमें, होशंगाबाद किस चित्रकला के लिए जाना जाता है? मालवा चित्रकला, दक्षिणी चित्रकला, शैल चित्रकला या मुगल चित्रकला? तो जो होशंगाबाद है वो मोस्टली जाना जाता है, आप देख सकते हैं होशंगाबाद में जो चित्र हमें मिलते हैं वो प्रागैतिहासिक काल के चित्र हैं। ठीक है, मालवा में लघु चित्रकला, दक्षिणी के भी नहीं थे, शैल चित्रकला यानी प्रागैतिहासिक काल की हैं। तो आंसर इस हिसाब से आपका हो जाएगा सी, ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है अजंता चित्रों में प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? कृष्ण द्वारा गीता का उपदेश, राम रावण द्वारा युद्ध, सी ऑप्शन है महावीर का कैवल्य, डी ऑप्शन है बोधिसत्व पद्मपाणि। यानी अजंता चित्रों में इनमें से प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? तो आप जानते हैं अजंता में जो भी चित्र बने हुए हैं वो भगवान बुद्ध से संबंधित हैं, और भगवान बुद्ध की जातक कथाओं से संबंधित सबसे ज्यादा चित्र हमें प्राप्त होते हैं। तो इसमें जो आप आंसर देख सकते हैं, फोर्थ जो ऑप्शन है यानी बोधिसत्व पद्मपाणि, इसमें सबसे ज्यादा प्रसिद्ध चित्र है। ये चित्र गुफा संख्या 1 में बना हुआ है, और गुफा संख्या 1 में भी बाईं भित्ति पर यह चित्र हमें प्राप्त होता है। ठीक है, और इसमें ये बीचों बीच में चित्र बना हुआ है, बहुत ही सुंदर चित्र बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पर भी जो चित्र बने हुए हैं उनके जो भाव हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आंसर हो जाएगा इस हिसाब से आपका डी, ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता में कुल कितनी गुफाएं हैं? तो अजंता में कुल जो गुफाएं हैं वो कितनी हैं? आप देख सकते हैं 7, 21, 29, 32। अब देखिएगा ये जो क्वेश्चन आप लोगों का है, क्योंकि 2021 का है, तो आप जानते हैं आपने शुरू से अब तक जो भी आपने इसको पढ़ा होगा अजंता को, तो पहले जब तक खोज नहीं हुई थी तो सबसे स्टार्टिंग में 28 गुफाएं थी, उसके बाद 29, और अब कुल मिलाकर हम कहें तो 30 गुफाएं हैं। इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ जब भी आप जो पुराने क्वेश्चन पेपर हैं उनको आप सॉल्व कर रहे हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि वो उस समय के हिसाब से आंसर सही था, और आज के समय से उनका जो आंसर होगा वो क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो आप लोग देख रहे हैं, अजंता में कुल कितनी गुफाएं हैं, तो इसमें आंसर होगा आपका सी, यानी 29 आंसर आपका राइट हो जाएगा। बट आप जानते हैं 29 उस समय था, अब यहाँ पर जो होगा वो आपका 30 होगा। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखनी है, साथ साथ मैं आपको बता देती हूँ, अगर 30 ऑप्शन में अभी भी आपको नहीं आता तो 29 ही करेंगे, यानी आपके सही ऑप्शन के नियर बाई जो ऑप्शन आपको मिलता है हम वही ऑप्शन राइट करते हैं। ठीक है,
इस हिसाब से आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अजंता चित्रों का मूल विषय क्या था। तो जस्ट मैंने अभी बात की थी अजंता में जो चित्र चित्रित किए गए हैं, तो पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन है रामकथा, बी है कृष्ण लीला, सी है बुद्धचरित, डी है शिव कथा। अजंता में जो चित्रों का यानी जो चित्र बनाए गए थे अजंता में, उनका मूल विषय क्या था। जस्ट मैंने बताया है, तो चित्र बने हुए हैं अजंता में वो भगवान बुद्ध से संबंधित बने, भगवान बुद्ध की जातक कथाओं से बने। तो यहाँ पर बुद्ध चरित दिया हुआ है, ठीक है, क्योंकि राम कथा के चित्र यहाँ पर नहीं मिलते, कृष्ण लीला के चित्र हमें यहाँ पर नहीं मिलते, बुद्ध चरित हमें यहाँ से यानी बुद्ध से संबंधित जो चित्र हैं वो हमें यहाँ से प्राप्त होते हैं। इस हिसाब से आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। अजंता किस प्रदेश में है। तो अजंता का जो स्थान है मेन पूछा गया है, कहाँ, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा या महाराष्ट्र। तो अजंता कहाँ पर है, अजंता महाराष्ट्र में है। ये जो गुफाएं हैं अजंता की, ये जलगांव औरंगाबाद मार्ग से यानी औरंगाबाद से 102 किलोमीटर की दूरी पर अजिंठा नामक जो आपका गांव है, उस गांव में ये गुफाएं बसी हुई हैं। कहा भी जाता है कि अजिंठा के नाम पर ही इसका नाम अजंता पड़ा होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इस हिसाब से, डी आंसर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पर चलेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन असंबद्ध है। अब इसमें से सेम क्वेश्चन फिर से आया है, उस समय 2021 में इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस थे असंबद्ध वाले, बाघ गुफा, अजंता गुफा, सित्तन बासल और बादामी गुफा। तो ये क्वेश्चन आप लोग जो है इसको देखकर बड़े परेशान हो जाते हैं कि आखिर इनमें से सारी ही गुफाएं सीधी हुई हैं, तो इनमें से असंबद्ध कौन होगा। इसको मैं डिटेल से थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। देखिएगा इसमें से असंबद्ध कौन है, यानी बाघ गुफा भी दिया, अजंता भी दिया, सित्तन बासल भी और बादामी गुफा। इन सब के बारे में आपको पता। बाघ गुफा जो है उसको हम मानेंगे यानी ये अलग है। कैसे, पहला कारण ये है बाघ गुफा का, अगर सबसे पहले बात की जाए तो जो बाघ गुफा थी वो जो बनी हुई थी, उसकी जो चट्टान थी वो भुरभुरे पत्थर की बनी हुई थी। यानी आप देखते हैं जब आप शैल चित्र पढ़ते हैं तभी से ही आपको पता चल जाता है कि चट्टानें कितने प्रकार की थी। आपने पढ़ा भी होगा ज्योग्राफी वगैरह में, चट्टानें अलग अलग प्रकार की होती हैं। तो बाघ गुफा की जो चट्टान थी, बहुत डिटेल से क्वेश्चन दिया हुआ था ये, तो वो बिल्कुल डिफरेंट कलर की थी, यानी भुरभुरे बलुए पत्थर की बनी हुई थी, ठीक है। और ये जो है ये एक ऐसा पत्थर होता है, इसमें मंदिर भी कुछ बने हुए थे, मूर्तियां भी कुछ बनी हुई थी। ये बहुत जल्दी ही नष्ट हो जाता है, इसी कारण से आप जानते हैं बाघ गुफा में बहुत सारी जो गुफाएं हैं वो आज के समय में नहीं है, यानी नष्ट हो चुकी हैं। दूसरा आप जानते हैं इसका जो रीज़न है, तो जो रंगों को स्पेशली बनाया गया, तो सबको ही पीस कर बनाया गया है, लेकिन यहाँ पर रंगों को पीसा गया है और उसके बाद उसमें गोंद मिलाया गया है, ठीक है, गोंद मिलाकर उसमें चित्रों में भरा गया है। दूसरी चीज एक और हम कह सकते हैं, जो सबसे बड़ा रीजन है वो है इनका धर्मनिरपेक्ष होना, ठीक है। ये जो है बाघ की जो गुफाएं हैं वो धर्मनिरपेक्ष हैं, यानी सेक्युलर हैं, ठीक है। यानी अगर हम लोग कहें कि आप देख सकते हैं बाघ गुफा के जो चित्र हैं उनको कभी ध्यान से देखेंगे, जितना सुंदर वर्णन हमें यहाँ पर बाघ में मिलता है वो अन्य इन तीनों गुफाओं में से किसी गुफा में भी नहीं मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट पर हम लोग चलते हैं, कौन सा चित्र अजंता का नहीं है, यानी इनमें से 4 ऑप्शन में से अजंता का चित्र जो नहीं है उस पर हमें टिक करना है। मरणासन राजकुमारी, पद्मपाणि अवलोकितेश्वर, छद्मनाथ जातक या महावीर का चित्र। तो देख सकते हैं आप इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्योंकि मरणासन राजकुमारी भी अजंता में बना हुआ प्रसिद्ध चित्र है, पद्मपाणि अवलोकितेश्वर भी बना हुआ है और छद्मनाथ जातक की कथा भी काफी फेमस रही है इसमें। दूसरा आता है महावीर, तो महावीर से संबंधित चित्र हमें यहाँ से नहीं मिलता, तो आंसर आपके क्या हो जाएगा, यानी आंसर हो जाएगा डी महावीर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, नेक्स्ट पर चल लेते हैं। जैन चित्रकला भारत के किस क्षेत्र की है। तो जैन चित्रकला उत्तर की है, पूर्व की है, पश्चिम की है या मध्य की है। आप जानते हैं जैन चित्रकला जो है जैन चित्रों से ही मतलब कागज पर चित्र बनने शुरू हुए थे, तो जैन चित्रकला में ही शुरू हुए थे। तो ये जो है आप लोगों की पश्चिमी क्षेत्र की है। किस क्षेत्र की है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका, यानी ये पश्चिमी क्षेत्र में आती है, इसको पश्चिमी कला भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन असंबद्ध है। सुंदरिका, त्रिषष्टि सलाका पुरुष चरित, तीसरा ऑप्शन है कथा सरित सागर, चौथा ऑप्शन है चोर पंचासिका। यानी इनमें से कौन असंबद्ध है, तो आंसर की अगर हम लोग बात करें इसमें से जो असंबद्ध है वो आपका आ जाएगा चोर पंचासिका। कैसे, जो चोर पंचासिका है बिल्हड़ कृत है और इसका जो संबंध है वो जैन शैली यानी अपभ्रंश शैली से आता है, चोर पंचासिका का जो संबंध है। लेकिन बाकी जो है ये जितने भी 3 ग्रंथ आपने देखे हैं ये मध्यकालीन ग्रंथों के अंतर्गत आते हैं
और ये सबसे उत्तर मध्यकालीन की बात कर रहे हैं, उत्तर मध्यकालीन ग्रंथों में आते हैं, सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथों में आते हैं। जैसे कथा सरित सागर भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैंने पढ़ाया हुआ है, त्रिसष्टि सलाह का भी और सुसुंदरी का भी, ठीक है। तो ये जो दोनों मतलब तीनों ही उत्तर मध्यकालीन है, और बाकी जो चोर पंचासी का है वो इनमें से जो है वो डिफरेंट है, यानी जैन शैली का ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन लघु चित्रों की विशेषता क्या है, यानी जैन लघु चित्रों में मेन रूप से इनमें से क्या प्रसिद्ध था, क्या विशेषता है। प्रतिकृति चित्रण, बोनी आकृति थी, पशु पक्षी चित्रण था, या परली आंख का दिखना था। तो आप जानते हैं जो जैन चित्र बने थे, जैन चित्रों से ही कागज, मैंने बताया था कागज पर बनने शुरू हो चुके थे, तो इनमें प्रतिकृति चित्रण तो नहीं देखने के लिए हमें मिलता, बोनी आकृति भी देखने के लिए नहीं मिलती, पशु पक्षी चित्रण भी ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन एक चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट थी, आपने देखा होगा, परली आंख का मतलब होता है कि जैसे मैं अपना फेस अगर साइड में कर लूं और मुझे एक साइड का फेस, यानी आपको अगर आप देखें कि एक चश्मे चेहरे दिखाने हैं, तो एक चश्मे चेहरे में हमारी जो दूसरी वाली आंख होगी, यानी साइड वाली आंख होगी, वो नहीं दिखाई देगी। बट इस विशेषता में आप लोग देख सकते हैं कि इसमें जो दूसरी वाली आंख थी वो भी आपको दिखाई दे रही थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है इसमें, तो आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं, जैन चित्रकला क्या कहलाती है, भित्ति चित्र, पोथी चित्र, लघु चित्र या पट चित्र कहलाती है। तो अभी जैन चित्रकला की हम लोग बात कर रहे हैं, तो जैन शैली में जो चित्र बनाए गए थे वो लघु चित्र थे, क्योंकि पाल शैली से ही लघु चित्रों की शुरुआत हो जाती है, और जैन शैली में भी वही लघु चित्र बने। तो ना तो यहाँ पर भित्ति चित्र थे, और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पोथी चित्र थे, लघु चित्र थे, पट चित्र थे। 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने दे रखे हैं, तो इस पर हम लोग बात करेंगे, सॉरी, तो ये हो जाएगा लघु चित्र हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, इसमें लघु चित्र बने थे, क्लियर है। जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पर जो है कागज पर भी चित्रण शुरू हो चुका था, तो पोथी चित्र नहीं थे, क्या थे, लघु चित्र थे। आंसर राइट हो जाएगा आपका 6, यानी मिनिएचर पेंटिंग इसको हम कहते हैं, ठीक है, मिनिएचर यानी लघु चित्रकला। नेक्स्ट पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन चित्र कागज पर बने। तो जैन चित्र जब कागज पर बनने शुरू हुए थे वो किस शताब्दी से, जस्ट पीछे से मैं समझाती हुई आ रही हूँ, और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही कंफ्यूजन क्रिएट करता है। इसको मैं आज थोड़ा सा आपको क्लियर करा देती हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। मुझे ऐसा लगता है कहीं इस बार भी क्वेश्चन आपको किसी न किसी एग्जाम में मिल जाए, क्योंकि यूपी टीजीटी का भले ही मैं पेपर यहाँ पर सॉल्व करा रही हूँ, बट आप लोग देख सकते हैं ये जो है एक कॉमन सब्जेक्ट है आपका, इंडियन आर्ट, और कॉमन सब्जेक्ट आपका हर किसी एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे यहाँ पर डीएसएसबी के स्टूडेंट हैं, चाहे आरपीएससी के हैं, चाहे केबीएस के हैं, या ऑल ओवर किसी के भी आप ले लीजिएगा, यूजीसी के ले लीजिएगा, इंडियन आर्ट सब में आता है। तो जैन चित्रकला जो कागज पर बनी वो 12वीं शताब्दी में बनने शुरू हुए थे। मैंने भी आपको कई बार बताया है ये चीज़, और इसमें 12वीं शताब्दी कहीं ऑप्शन में नहीं है। आप भी सोच रहे होंगे कि 12वीं शताब्दी नहीं है, लेकिन आप जानते हैं 12वीं शताब्दी से कागज की जो है, क्योंकि कागज आ चुका था, मेन क्या है, कागज आ चुका था, उसकी लोकप्रियता बढ़ गई थी। दूसरी चीज हम लोग बात कर सकते हैं कि यहाँ तक आते आते कि एक जो है संक्रमण काल चल रहा था, तो पूरी तरह से जो है प्रकाश में नहीं आया था। पूरी तरह से जो प्रकाश में आया वो 14वीं शताब्दी में आया था। तो बहुत सारे बच्चे पूछते हैं मैम 13वीं होगा, 15वीं होगा, 15वीं 13वीं कुछ नहीं होगा, 14वीं शताब्दी तक ये पूरी तरह से प्रकाश में आ गया था, और इसकी लोकप्रियता बढ़ गई थी कागज की, यानी उसकी डिमांड बढ़ने लगी थी। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा उस हिसाब से, यानी 14वीं शताब्दी, 14वीं शताब्दी। नेक्स्ट पर चलते हैं, पाल पोथी चित्र बनाए गए किस पर, मिट्टी के पात्रों पर, ताल पत्रों पर, कपड़े पर या दीवार पर बनाए गए थे। तो जो पाल शैली के जो पोथी चित्र थे वो किस पर बने थे, मिट्टी पर नहीं बने थे, ताड़ पत्र पर बने थे। जो पाम ट्री था उसकी लीफ पर ये चित्र बनाए गए थे। आंसर हो जाएगा बी आपका, ठीक है। नेक्स्ट पर चल लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 16th क्वेश्चन है, पाल चित्रकला किस प्रदेश की है। तो जस्ट अभी आप लोगों ने जैन चित्रकला को पढ़ा था, यहाँ से जो पाल चित्रकला है वो किस प्रदेश की है, नेपाल की है, उड़ीसा की है, बिहार की है या बंगाल की है। तो पाल चित्रकला जो है वो आप लोगों की कहाँ से, मेन जो है, क्योंकि इसका मैं बता देती हूँ आपको, देखिएगा पाल चित्रकला मुख्य रूप से बंगाल की कहलाती है, ठीक है। धर्मपाल और वित्तपाल नामक 2 राजाओं के संरक्षण में इस चित्रकला को पाला गया था या पली पोसी थी, ठीक है। आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी बंगाल की बात कर रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट पर चल लेते हैं, पाल पोथी चित्रों का विषय क्या है। तो पाल पोथी जो चित्र बने थे मेनली उनमें क्या विषय था, किस विषय को आधार बनाकर वहां पर चित्रण कार्य हुआ था। पाल राजाओं का जीवन चरित्र, नवाबों का दरबार, सी ऑप्शन है बुद्ध चरित्र, डी ऑप्शन है चैतन्य महाप्रभु का जीवन चरित्र। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, आंसर हो जाएगा आप लोगों का, जो पाल पोथी में जो मेन विषय था वो था भगवान बुद्ध से संबंधित चित्रों का दृश्य।
तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा इस हिसाब से, क्योंकि पाल पोथी जो चित्र बने थे वो भगवान बुद्ध से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चल लेते हैं। नेक्स्ट है राजस्थानी चित्रकला के चित्र हैं, लघु चित्र हैं, पोथी चित्र हैं, वॉश चित्र हैं या दीवार चित्र हैं। तो राजस्थानी लघु चित्रकला के चित्र क्या हैं? लघु चित्र हैं, वो लघु चित्र बनाए गए थे। ठीक है, 19 नंबर का क्वेश्चन है आपका, और इसमें दिया है कि किशनगढ़ शैली की जो चित्रकला है वो किस राजा के समय प्रसिद्ध हुई थी। तो किशनगढ़ शैली आप जानते हैं राजस्थानी चित्रकला की फेमस शैली है, सबसे प्रसिद्ध शैली। ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर 1 है उमराव सिंह, ऑप्शन नंबर 2 है भीम सिंह, सी ऑप्शन है जयसिंह, डी ऑप्शन है आपका सावन सिंह। तो देखिएगा इसका आंसर हो जाएगा, यानी जो किशनगढ़ चित्रकला है वो सावन सिंह के समय, यानी जहां से हमें बनी ठनी का वर्णन मिलता है, बनी ठनी का जिक्र होता है, सावन सिंह के समय होता है। तो सावन सिंह के समय ये सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, इनमें से कौन असंबद्ध है, यानी इनमें से जो असंबद्ध का मतलब है कि इनमें से 4 ऑप्शन है, जो 3 सेम है, एक अलग है। तो ये है आपका बूंदी शैली, जयपुर शैली, किशनगढ़ शैली और आगरा शैली। देखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये जो है आप लोगों का यानी जो असंबद्ध आएगा, जैसे बूंदी शैली है वो आप लोगों की राजस्थानी शैली के अंतर्गत आती है, जयपुर शैली भी राजस्थानी के अंतर्गत आती है, किशनगढ़ भी राजस्थानी के अंतर्गत आती है, लेकिन जो आगरा शैली है आप लोगों की, ये राजस्थानी शैली के अंतर्गत नहीं आती है, ये आती है आपकी मुगल शैली के अंतर्गत। तो इसलिए आंसर आपका क्या राइट हो जाएगा, डी आंसर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलग अलग राजस्थानी चित्रों की पहचान का सबसे उत्तम साधन क्या। मुझे याद है, जो बच्चे जिन लोगों ने मुझसे कोर्स लिया होगा, मैंने बिल्कुल यहाँ पर लिखवाया, सेम लाइन लिखवाई हुई है। अलग अलग राजस्थानी चित्रों की पहचान का उत्तम साधन क्या है, कुर्ता, आभूषण, पगड़ी या आंख। तो आंखों से पहचान की जाती है कि किस शैली में किस तरह की आंखें बनी हैं, कितनी बाहर निकली हैं, कितनी बाहर नहीं निकली हैं, कितनी बड़ी बनी है। ठीक है, तो ये क्या है, ये सबसे सिंपल तरीका है आंखों की पहचान का, कि सवा चश्म चेहरे हैं इस तरह से। तो चेहरे की भी पहचान आंखों से ही होती है। आंसर क्या हो जाएगा उस हिसाब से, आपका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोर पंचासिका का चित्रण किस शैली में हुआ है, यानी चोर पंचासिका जो है आपकी वो किस शैली में चित्रित हुई है। ऑप्शन ए है राजस्थानी शैली, ऑप्शन बी है जैन शैली, ऑप्शन सी है पाल शैली, ऑप्शन डी है आपकी तंजोर शैली। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, चोर पंचासिका का जो चित्रण है वो आपका राजस्थानी शैली में किया गया है। ठीक है, जो बिल्हड़ द्वारा रचित है आप लोगों की। सबसे पहले वैसे तो देखिएगा, बात करें हम, इसका जो चित्रण है वो जैन शैली में हुआ है, लेकिन यहाँ पर इसकी जो उत्कृष्टता के साथ अगर हम लोग बात करें, यानी सबसे अच्छा जो चित्रण माना जाता है वो आरंभिक राजस्थानी शैली में माना जाता है। ठीक है, यानी आरंभिक मेवाड़ में इसका जो है माना जाता है कि इसका सबसे उत्कृष्ट चित्रण हुआ है। अगर बाई चांस आपको क्वेश्चन आए तो मैं भी बता रही हूँ, इसका जो सबसे उत्कृष्ट चित्रण करके आए, चोर पंचासिका का उत्कृष्ट चित्रण हमें किस शैली में मिलता है, तब हम यहाँ पर लगाएंगे मेवाड़ शैली। तो जैन शैली का ही है, लेकिन राजस्थानी शैली भी यहाँ पर इसलिए दिया है क्योंकि चित्रण की बात कर रहे हैं, तो चित्रण सबसे अच्छा राजस्थानी शैली में है। सेम आंसर आपका हो जाएगा राजस्थानी की उपशैली यानी मेवाड़ शैली। ठीक है, नेक्स्ट है, कौन सा केंद्र राजस्थानी शैली का है, बसोली, गढ़वाल, बीकानेर या अहमदाबाद। राजस्थानी शैली का इनमें से कौन सा जो केंद्र है वो कौन सा है, तो बसोली शैली आपकी पहाड़ी शैली के अंतर्गत आती है, और गढ़वाल शैली भी आपकी पहाड़ी के अंतर्गत आती है। बीकानेर शैली की बात करें तो बीकानेर ही राजस्थान में है और ये राजस्थानी शैली के अंतर्गत आता है। ठीक है, अहमदनगर आपकी जो है दक्षिणी शैली के अंतर्गत आ जाएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा इस हिसाब से, आपका सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन असंबद्ध है, यानी आगरा शैली, लखनऊ शैली, दिल्ली शैली, कोटा शैली। अब देखिएगा, एक जो डिफरेंट है वो हमें इसमें से आंसर चूज करना है, और डिफरेंट आंसर क्या है वो हो जाएगा आपका कोटा शैली, क्योंकि आगरा शैली जस्ट मैंने आपको बताया था पीछे भी कि मुगल शैली के अंतर्गत आती है आपकी। लखनऊ शैली जो है आपकी रूमी शैली के अंतर्गत आती है। दिल्ली शैली जो है वो आप लोगों की आगरा मुगल की प्रांतीय ही शैली, इन दोनों की अंतर्गत आती है। तो आपका जो डिफरेंट हो जाएगा, यानी कोटा शैली की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, तो कोटा शैली का जो संबंध है वो आपका राजस्थानी शैली से है, जिसमें शिकार से संबंधित चित्रों को वरीयता दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पिछवाई चित्र किस क्षेत्र के हैं, ये के गलत लिखा है यहाँ पर, सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा, पिछवाई चित्र किस क्षेत्र के हैं, बूंदी, नाथद्वारा, किशनगढ़ या जयपुर क्षेत्र के हैं। तो जो पिछवाई चित्र हैं वो किस क्षेत्र के हैं,
वो आपके आते हैं, देखिएगा पिछवाई यानी जो पर्दे पर चित्रकारी की गई है मंदिर में, वो नाथ द्वारा शैली में की गई है। किस में की गई है? बी यानी नाथ द्वारा शैली में की गई है। नेक्स्ट पर चलते हैं, बारहमासा चित्रों में क्या पाया जाता है? तो बारहमासा का जो चित्रण है यानी इसमें महीनों का वर्णन आता है, 12 महीनों का वर्णन आता है। तो ऋतुओं का अंकन, राग रागनी का अंकन, कृष्ण लीला या गर्मी के जीवन का अंकन। अब देखिएगा हम लोगों ने बात की है कि इसके अंतर्गत किसका 12 मास यानी महीनों का वर्णन आता है, तो उसमें महीनों के वर्णन में किस चीज का वर्णन है? ऋतुओं का अंकन किया गया है। यानी 12 मास में जो जो ऋतुएं आती हैं उन ऋतुओं का वर्णन 12 चित्रों के अंतर्गत रखा गया है। यानी आंसर आपका राइट हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका अकबर का प्रसिद्ध दरबारी चित्रकार कौन था? अब देखिए क्वेश्चन जो है बड़ा ही अजीबोगरीब यहाँ से आया हुआ था, क्योंकि यहाँ से अगर हम लोग बात करें तो इसे बिहाजाद दिया हुआ है, अबुल हसन दिया है, गोवर्धन दिया, मनोहर दिया है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? मनोहर राइट हो जाएगा, यानी आपका हो जाएगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? देखिए अकबर का जो है ये दरबारी चित्रकार था, मनोहर दास इसका पूरा नाम था उस समय। और अगर बात की जाए तो इनके पिता जो है बसावन भी मुगल दरबारी चित्रकार थे और ये पशु चित्रकारी करने में प्रवीण था। तो आप सोच रहे होंगे कि ये तो जहांगीर के समय था, तो इसने अकबर के समय भी काम किया है। ठीक है, क्योंकि या तो यहाँ पे अबुल फजल होता तो हम कह सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। यहाँ से मुगल चित्रकला 2 शैलियों के मिश्रण से बनी है, राजस्थानी, दक्खनी और कश्मीरी, पंजाबी, जैन, पाली या भारतीय पर्शियन। तो मुगल चित्रकला किन 2 शैलियों के मिश्रण से बनी है? तो मुगल चित्रकला देखिएगा 2 शैलियों के मिश्रण से बनी है। आपको पता है, एक तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं कि मुगल शैली जो बनी हुई है वो भारतीय और पर्शियन के जो है मिश्रण से बनी हुई। क्वेश्चन मैंने आप लोगों को यहाँ पर शायद लाइव भी कराया, मुझे कुछ ध्यान आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, दास्तानी मुगल हमजा नामक मुगल पोथी किसके समय में बनी थी? बाबर, हुमायूं, अकबर या जहांगीर? तो देखिएगा ये जो है आपकी दास्तान मुगल हमजा नामक मुगल पोथी किसके समय में चित्रित की गई थी? तो मुगल शैली का आरंभिक चित्रित ग्रंथ है दास्तान अमीर हमजा। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा है अमीर हमजा के बारे में, दास्तान मुगल हमजा मैंने लिखा है नामक मुगल पोथी, ये अमीर हमजा होगा। ठीक है, ये क्या होगा? दास्तान अमीर हमजा होगा, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। तो इस चित्रावली का जो चित्रण है वो हुमायूं के समय से ही शुरू हुआ था। ठीक है, लेकिन इसका आंसर क्या होगा? अकबर, क्योंकि हुमायूं के समय के जो प्रमाण हैं वो हमें उपलब्ध नहीं होते हैं। अकबर के समय साहित्य से संबंधित कार्य भी हुआ था और सर्वाधिक कार्य हुआ था, और अकबर आंसर आएगा क्योंकि अकबर के समय के प्रमाण हमें इसमें मिलते हैं। नेक्स्ट है, बसावन किस मुगल बादशाह का दरबारी चित्रकार था? तो बसावन जो है हुमायूं, अकबर, जहांगीर या शाहजहां? तो दरबारी चित्रकार बसावन किसके समय था? अकबर के समय था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? यानी इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, रज्मनामा ग्रंथ क्या है? अकबर की जीवनी है, मुगल राजाओं का इतिहास है, महाभारत कथा है या रामायण कथा है? रज्मनामा जो ग्रंथ है वो क्या है बेसिकली? तो देखिएगा ये क्या है? रज्मनामा ग्रंथ जो है आप लोगों की महाभारत से संबंधित कथा है। ठीक है, इसका जो है रज्मनामा महाभारत का फारसी अनुवाद के अंतर्गत आता है। और नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रकार मंसूर किस प्रकार के चित्रों के लिए प्रसिद्ध था? मंसूर की प्रसिद्धि आप लोग जानते हैं बहुत अच्छे से, प्रतिकृति चित्र, शिकार दृश्य, पशु पक्षी चित्र या युद्ध दृश्यों के लिए जाना जाता है। तो मंसूर ने ज्यादातर जो चित्र बनाए हैं आप देख सकते हैं, उसने पशु पक्षियों से संबंधित चित्रों का निर्माण किया हुआ है, और ये स्पेशली प्रसिद्ध है। जैसे बाज पक्षी इसका बहुत ही प्रसिद्ध चित्र है, मंसूर के द्वारा ही बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल चित्रकला के पतन के पश्चात जो शैली विभिन्न केंद्रों में स्थापित हुई थी वह क्या कहलाई थी? क्षेत्रीय मुगल शैली, कंपनी शैली, कांगड़ा शैली या दक्खनी शैली? तो मुगल चित्रकला के पतन के पश्चात जो शैली केंद्रों में स्थापित हुई थी उस शैली का नाम क्या था? तो देखिएगा उस शैली का नाम था, जिसे ऑप्शन दिया है सबसे पहले, क्षेत्रीय, कंपनी, कांगड़ा या दक्खनी शैली। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का कंपनी शैली, क्योंकि मुगल कलाकार जिस समय आप देख रहे हैं कि औरंगजेब के अत्याचारों से इधर उधर अपने रोजगार के लिए रोजगार खोज रहे थे, तो वो कहाँ गए? वो उन्हीं से ज़्यादातर जो है वो इधर उधर फैलने लगे, और उन्हीं से आपने देखा होगा कंपनी शैली की जो है स्थापना हुई थी। मैंने भी लिखवाया हुआ, आंसर हो जाएगा आपका सेकेंड आंसर, बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांगड़ा चित्रकला का दूसरा नाम क्या है? राजस्थानी चित्रकला,
मुगल चित्रकला, पहाड़ी चित्रकला या गढ़वाली चित्रकला। तो कांगड़ा चित्रकला को हम क्या कहते हैं, पहाड़ी चित्रकला कहते हैं, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सी राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा आप लोगों का, कांगड़ा चित्रकला की उन्नति किसके समय में हुई थी, राजा विधि चंद, राजा जयचंद, राजा संसार चंद, राजा रणजीत सिंह। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, कांगड़ा चित्रकला की जो उन्नति है वो किसके समय हुई थी, यानी कांगड़ा चित्रकला ने सबसे ज़्यादा जो उन्नति प्राप्त की थी इनमें से किस राजा के समय की थी। तो देखिएगा आंसर क्या हो जाएगा, राजा संसार चंद। आंसर क्या हो जाएगा, राजा संसार चंद के समय कांगड़ा चित्रकला की उन्नति की शुरुआत हुई थी या उन्नति हुई थी। और ये जो है वैष्णव धर्म के अनुयायी थे राजा संसार चंद, जिनके बारे में कहा जाता है। और आप जानते हैं राजा संसार चंद बहुत ही ऑनेस्ट एक पर्सन थे और बहुत ही स्वच्छंदता सजग, और मतलब बहुत ही इनको कहा जाता है कि ऑनेस्ट पर्सन के रूप में इनको जाना जाता है। बहुत सारे चित्रण इन्होंने अपने समय में कराए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, कांगड़ा चित्रकला पर किस शैली का प्रभाव पड़ा, राजस्थानी, मुगल, जैन, कश्मीरी। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, कांगड़ा चित्रकला पर किस शैली का प्रभाव पड़ा था। तो देखिएगा सबसे ज़्यादा जो प्रभाव कांगड़ा चित्रकला पर पड़ा था वो था मुगल शैली का प्रभाव। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। ठीक है, स्पेशली अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर जो प्रभाव पड़ा था मुगल शैली का वो स्पेशली स्थापत्य कला का था, यानी भवन निर्माण कला का प्रभाव था। नेक्स्ट पर चल लेते हैं। नेक्स्ट है, इनमें से कौन असंबद्ध है। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन जो है 2021 में बहुत ज़्यादा आए थे। इनमें से कौन असंबद्ध है, यानी 3 ऑप्शन आपके सेम होते हैं, एक डिफरेंट होता है, उसको आपको चूज करना होता है। मुगल चित्रकला, राजस्थानी चित्रकला, कांगड़ा चित्रकला या अजंता चित्रकला। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो असंबद्ध रहेगा, यानी ये भी लघु चित्रकला है, ये भी लघु चित्रकला है, ये भी लघु चित्रकला है, ये क्या है, ये भित्ति चित्रकला है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांगड़ा शैली के चित्रों के विषय क्या थे, यानी कांगड़ा शैली में जो विषय चित्रित किया गया वो कौन सा था। तो देखिएगा स्पेशली बात करें कांगड़ा शैली की तो यहाँ पर ऑप्शन दिए रागमाला, कृष्णलीला, नायक नायिका या सभी। तो आपको पता है राजस्थानी और पहाड़ी शैली दोनों में ही राधा कृष्ण से संबंधित विषयों को चित्रित किया गया है। और यहाँ पर सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो कांगड़ा शैली की बात कर लेते हैं। कांगड़ा में रागमाला विषय भी था, कृष्ण लीला विषय भी था, जस्ट मैंने अभी बताया कृष्ण से संबंधित विषय। जहाँ पर कृष्ण की बात आती है वहाँ पर रागमाला, नायक नायिका, ये तीनों ही विषय यहाँ पर चित्रित किए गए थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट। नेक्स्ट पर चलते हैं, कौन सा पहाड़ी शैली के चित्रों का केंद्र नहीं है, बसूली, गुलेर, मेवाड़ या कांगड़ा। तो पहाड़ी चित्रों का जो केंद्र नहीं है, क्योंकि मेवाड़ है राजस्थानी शैली के चित्रों का केंद्र। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट पर चलते हैं, भारतीय चित्रकला की पुनर्जागरण का श्रेय किसको जाता है, क्षेत्रीय मुगल शैली, कंपनी शैली, यूरोपियन शैली, बंगाल शैली। भारतीय चित्रकला का जो पुनर्जागरण काल है वो शुरू होता है आपका बंगाल शैली, यानी अवनींद्रनाथ टैगोर इसके जनक कहे जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं, बंगाल शैली के जनक, जस्ट मैंने अभी आपको बता ही दिया, एक क्वेश्चन में समझा रही थी। आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा, अवनींद्रनाथ टैगोर। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है, अवनींद्रनाथ टैगोर ने किस माध्यम में अपने चित्रों का निर्माण किया था या बनाए थे। तो टेम्परा, तेल रंग, जल रंग या गुआश में। देखिएगा अवनींद्रनाथ टैगोर ने जिस समय बंगाल शैली की शुरुआत की थी तो ये वॉश चित्रकला लेकर आए थे। बॉश चित्रकला भारत की चित्रकला के रूप में ये उसको लेकर आए थे। और इसकी अगर हम लोग बात कर लें कि इन्होंने जो बॉश चित्रकला ये लेकर आए थे वो वाटर कलर में यानी पोस्टर कलर में लेकर आए थे। तो माध्यम तो अगर हम लोग बात करें तो इन्होंने टेम्परा भी इस्तेमाल किया था, लेकिन मेन जो माध्यम था इनका वो वाटर कलर था, क्योंकि पुनर्जागरण काल ही बेसिकली वाटर कलर से ही किया गया था। नेक्स्ट हो जाएगा आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल शैली किसकी देन थी। तो किसकी देन थी बंगाल शैली, छितेंद्रनाथ, असित कुमार, नंदलाल या जैमिनी राय। नव बंगाल शैली की बात की जा रही है। तो देखिएगा नव बंगाल शैली के जो जनक है हम किसको कहते हैं, नंदलाल बोस को कहते हैं। किसको कहते हैं नव बंगाल शैली के जनक, नंदलाल बोस को कहा जाता है। इन्होंने अपने कार्यों के माध्यम से बहुत कुछ भारत को दिया है नंदलाल बोस ने, और ये अवनींद्रनाथ टैगोर के सबसे प्रमुख शिष्यों में सबसे ऊपर की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, नंदलाल बोस का नाम किस संस्था से जोड़ा गया है। सरकारी आर्ट कॉलेज कलकत्ता, जीजी स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई, वनस्थली विद्यापीठ और ये है शांति निकेतन। देखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, नंदलाल बोस 1919 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन में कला शिक्षा के लिए एक स्वतंत्र विभाग की स्थापना की थी, और ये स्वतंत्र विभाग यानी कला भवन की स्थापना की थी।
और 1923 में नंदलाल बोस को उसका स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। तो आंसर इस हिसाब से आपका क्या हो जाएगा, यानी हो जाएगा आपका डी आंसर, शांति निकेतन की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन के पंडाल को किसने सजाया था? ये क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं, ये काफी बार आ चुका है और ज्यादातर एग्जाम में आता भी है। जामनी राय, नंदलाल बोस, रामकिंकर बैज, ईश्वरी प्रसाद राय चौधरी। तो सॉरी, ईश्वरी प्रसाद, यहाँ पर आ जाएगा नंदलाल बोस। ठीक है, नंदलाल बोस ने हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन के पंडाल में साज सज्जा का कार्य किया था। नेक्स्ट है, छितेंद्रनाथ मजूमदार किस विश्वविद्यालय में शिक्षक के रूप में रहे? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, विश्व भारती विद्यालय। तो छितेंद्रनाथ मजूमदार इलाहाबाद विश्वविद्यालय में शिक्षक के रूप पर इन्होंने काम किया था 1942 से 1965 तक। चित्रकला विभाग में इन्होंने काम किया था। ठीक है, और ये यहाँ पर इस विश्वविद्यालय के शिक्षक के रूप में रहे थे और वॉशविधा के रूप में भी इनको जाना जाता है और अवनींद्रनाथ के शिष्य के रूप में भी इनको जाना जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, असित कुमार हलदार किस आर्ट कॉलेज के प्रिंसिपल रहे? पटना, कलकत्ता, लखनऊ या दिल्ली? तो आंसर इसका हो जाएगा, यानी ये लखनऊ कला आर्ट के प्रिंसिपल के रूप में इन्होंने काम किया था असित कुमार हलदार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा रवि वर्मा किस लिए जाने जाते हैं? तो इस क्वेश्चन को बताने की मुझे कोई भी जरूरत नहीं है, मुझे लगता है ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से याद है। पौराणिक चित्रों को बनाने वाले भारत में सबसे पहले राजा रवि वर्मा थे। तैल चित्रकला को लाने वाले भी सबसे पहले राजा रवि वर्मा थे। तो आंसर हो जाएगा इसका 1, यानी पौराणिक चित्रों के लिए। नेक्स्ट पर चलते हैं, कौन बंगाल शैली का चित्रकार इनमें से नहीं है? तो ये 4 ऑप्शन है, इनमें से एक बंगाल शैली का चित्रकार नहीं है। सुधीर रंजन खास्तिकीर, शारदा चरण उकील, मुकुल चंद्र डे या ईश्वरी प्रसाद वर्मा? आंसर क्या हो जाएगा? बंगाल शैली का चित्रकार नहीं है। बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं इस तरह के क्वेश्चन। और देखिएगा, हमेशा देखिए ये जो क्वेश्चन आते हैं कौन असंबद्ध है, इस तरह से भी आ जाते हैं। और एक क्वेश्चन इसमें से ये जैसे कौन चित्रकार नहीं है, इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। तो देखिएगा, अगर हम लोग बात करें तो ईश्वरी प्रसाद को माना जाता है पटना शैली का चित्रकार। ये पटना शैली के चित्रकार थे, बाकी तीनों के तीनों आप देख सकते हैं ये बंगाल शैली के चित्रकार थे। ठीक है, ये ईश्वरी प्रसाद बंगाल शैली के चित्रकार नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन असंबद्ध है? विनोद बिहारी मुखर्जी, समरेंद्रनाथ गुप्त, शैलेंद्रनाथ डे, नारायण श्रीधर बेंद्रे, यानी NS बेंद्रे की हम लोग बात कर रहे हैं। देखिएगा, आंसर क्या हो जाएगा? विनोद बिहारी मुखर्जी, समरेंद्रनाथ गुप्त और शैलेंद्रनाथ डे, ये तीनों एक हैं। यानी अगर हम लोग बात करें तो नारायण श्रीधर बेंद्रे की, ये प्रभाववादी कलाकार हैं, NS बेंद्रे को जाना जाता है। नव प्रभाववाद और घनवाद का प्रभाव था। बाकी सब जो हैं आप देख सकते हैं, ये स्पेशली अगर हम लोग बात करें तो विनोद बिहारी मुखर्जी, समरेंद्र, शैलेंद्र, ये बंगाल शैली के कलाकार कहे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पर आ जाते हैं, इनमें से मूर्तिकार कौन है? कुमारिल स्वामी, गोपाल घोष, देवी प्रसाद राय चौधरी, KG सुब्रमण्यम। तो मूर्तिकार कौन है? स्पेशली अलग से दिखाई दे रही हैं, देवी प्रसाद राय चौधरी मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं, जिनकी 2 मूर्तियां काफ़ी फेमस हैं। ठीक है, द ट्रम्प ऑफ लेबर और शहीद स्मारक। नेक्स्ट है, राजा रवि वर्मा का जन्म 1848 ईस्वी में किस स्थान पर हुआ था? मदुरा, त्रिवांकुर, मैसूर, किल्ली मनूर। तो आंसर क्या हो जाएगा? राजा रवि वर्मा का जो जन्म है वो कहाँ पर हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा किल्ली मनूर में हुआ था। ठीक है, आंसर क्या हो जाता है? 29 अप्रैल 1848 ईस्वी को इनका जो जन्म है वो कहाँ हुआ था? केरल के किन्नी मनूर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल लेते हैं, राजा रवि वर्मा ने भारत में सबसे पहले क्या स्थापित किया था? आर्ट स्कूल, ओलियोग्राफी प्रेस, आर्ट गैलरी या आर्ट स्टूडियो? इसको भी मैंने लाइव क्लास में बहुत बढ़िया तरीके से समझाया हुआ है, यानी क्या टेक्निक थी और प्रेस क्या थी। तो राजा रवि वर्मा ने भारत में सबसे पहले क्या स्थापित किया था? प्रेस स्थापित की थी। ठीक है, कौन सी की थी? मुंबई के घाटकोपर में की थी, 1894 ईस्वी में की थी। ठीक, नेक्स्ट पर चलते हैं, ओलियोग्राफ प्रेस, यानी बी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, जामनी राय ने किस शैली से प्रेरणा ली? कंपनी शैली, कालीघाट, बंगाली या पाश्चात्य शैली? जामनी राय के बारे में मैंने बहुत कुछ समझाया हुआ है, मैंने बता रखा है इनके बारे में। तो देखिएगा, इन्होंने कालीघाट के पट चित्रों से प्रेरणा ली थी। किससे ली थी? कालीघाट के पट चित्रों से इन्होंने प्रेरणा ली थी। और इनके क्योंकि आप देख सकते हैं उस समय जो है जब इन्होंने ज़्यादातर चित्रों को जो है जामनी राय का टेम्परा में इन्होंने बनाया हुआ है। इनकी जो चित्रों से, क्योंकि क्वेश्चन भी आता है इनका माध्यम क्या है, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट पर चलते हैं,
देवी प्रसाद राय चौधरी कहाँ यहाँ प्रिंसिपल थे, यानी इनमें से एक जगह पर प्रिंसिपल थे। कहाँ पर? कलकत्ता आर्ट स्कूल, मद्रास आर्ट स्कूल, लखनऊ आर्ट स्कूल या जयपुर आर्ट स्कूल। तो देवी प्रसाद राय चौधरी इनमें से कहाँ पर प्रिंसिपल थे? ये आपको सबको पता होगा, मद्रास आर्ट स्कूल में ये प्रिंसिपल रहे थे। ठीक है, कब? 1929 ईस्वी में। नेक्स्ट पर चलते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस प्रकार मतलब इनके जो चित्र थे, रविन्द्रनाथ टैगोर के चित्र किस प्रकार के हैं? बंगाल पुनर्जागरण शैली के अंतर्गत आते हैं, आधुनिक विमूर्त शैली के अंतर्गत आते हैं, प्राचीन शास्त्रीय शैली या यूरोपीय शास्त्रीय शैली के अंतर्गत आते हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा? इनके जो चित्र हैं वो आधुनिक विमूर्त शैली के अंतर्गत आते हैं। देखिएगा, इन्होंने ज़्यादा मॉडर्न, ये जो आधुनिक विमूर्त शैली है मॉडर्न एब्स्ट्रैक्ट शैली इसको कहा जाता है, और इनकी जो कृतियां हैं वो रहस्यात्मक कृतियों के अंतर्गत इनको मतलब रखा जाता है। ज़्यादातर इन्होंने अपने चित्रों में बहुत ही सुंदर तरीके से जो है मतलब चित्रांकन किया। ज़्यादातर इनके चित्रों में विषय जो रहा है वो स्त्रियों का विषय रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। असित कुमार हलदार जाने जाते हैं किस रूप में? मूर्तिकार के, मिनिएचर आर्टिस्ट के, कवि कलाकार या आधुनिक कलाकार के रूप में जाने जाते हैं? तो असित कुमार हलदार की जो प्रसिद्धि है वो आप सब लोग जानते हैं कि एक आधुनिक कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। अमृता शेरगिल ने चित्रकला की शिक्षा पाई थी कहाँ? रोम, लंदन, पेरिस, लाहौर। अमृता शेरगिल ने अपनी छोटी सी आयु, मतलब छोटा सा एक जीवन काल था इनका, उन्होंने बहुत कुछ चित्रकला जगत को दिया है, और जितना भी दिया है वो कभी भुलाया नहीं जा सकता। तो देखिएगा, इनकी अगर हम लोग बात करें तो पेरिस में इनकी शिक्षा हुई थी, यानी सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है, अमृता शेरगिल पर भारत आगमन पर प्रभाव पड़ा? लोक कला का, अजंता चित्रों का, राजस्थानी चित्रों का या बंगाल पुनर्जागरण कालीन चित्रों का प्रभाव पड़ा था? तो अमृता शेरगिल पर भारत आगमन का जो प्रभाव पड़ा था, तो जिस समय ये भारत आई थी अमृता, जो आप देख सकते हैं, तो इन्होंने अजंता के चित्रों को देखा, और अजंता के चित्रों का जो प्रभाव है वो इनके मस्तिष्क पर बहुत गहरा पड़ा था। एक्चुअल में अजंता के जो चित्र हैं वो वास्तविकता में वो है ही ऐसे कि हर किसी के दिमाग पर वो अपनी एक अलग छाप छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, के.एस. कुलकर्णी की कला में पाए जाते हैं प्राकृतिक दृश्य, ग्राम्य जीवन के दृश्य, प्रतिकृति चित्रों के दृश्य या पौराणिक कहानियों से संबंधित दृश्य पाए जाते हैं? तो देखिएगा, के.एस. कुलकर्णी ने जो भी दृश्य बनाए उनके कला में जो दृश्य पाए जाते हैं वो गांव के, यानी ग्राम्य जीवन के दृश्यों को इन्होंने ज़्यादा चित्रित किया है, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, के हैबर के अंतिम दिनों की चित्र शैली क्या है? बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आया हुआ है। अलंकारिक, रेखात्मक, वास्तविक, धर्मों से संबंधित या शास्त्रीय? इनकी शैली क्या थी? तो देखिएगा, इनकी जो शैली रही है वो शास्त्रीय शैली रही है। कौन सी शैली रही है? शास्त्रीय शैली रही है। ठीक है, नेक्स्ट पर चल लेते हैं। कंपनी शैली के भारतीय केंद्रों में प्रसिद्ध है? मुर्शिदाबाद, कलकत्ता, पटना या दिल्ली? कंपनी शैली के जो भारतीय केंद्र रहे हैं इस शैली में, तो वो सबसे पहले देखिए, अगर हम लोग बात करें कंपनी शैली की, तो पटना जो है वो सबसे ज़्यादा फेमस रहा है। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पर क्या पूछा गया है? केंद्र पूछा गया, इसकी शुरुआत नहीं पूछी गई। शुरुआत पूछी जाती, आरंभिक पूछा जाता तो हम ए ऑप्शन बिल्कुल राइट करते, यानी मुर्शिदाबाद करते, बट यहाँ क्या पूछा गया है? केंद्रों में प्रसिद्ध क्या है? तो प्रसिद्ध क्या है? पटना है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। और पटना व्यापार के केंद्र के कारण था, ये व्यापार का केंद्र था जिसके कारण ये शैली भी अच्छे से चली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के एकमात्र कलाकार जिनके चित्र पिकासो के साथ प्रदर्शित हुए थे? तो भारत के एकमात्र कलाकार थे जिनके चित्रों को पिकासो के चित्रों के साथ रखा गया। ये एक बहुत बड़ी बात होती थी उस समय भारतीय कलाकार के लिए, बल्कि आज भी है, जब एक बहुत बड़े कलाकार के चित्रों के साथ आपके चित्र रखे जाएं, क्योंकि एग्जीबिशन में जो भी चित्र लगते हैं आज भी उनका एक सीक्वेंस होता है कि जिसके ज़्यादा फेमस होते हैं उनके ही सामने रखे जाते हैं। बड़े आर्टिस्ट को स्पेशली जो है वहाँ पर प्रायोरिटी दी जाती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? एम.एफ. हुसैन, यानी मकबूल फिदा हुसैन की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। एन.एस. बेंद्रे किस विश्वविद्यालय में प्राध्यापक थे? मुंबई, बड़ौदा, कलकत्ता, दिल्ली? तो एन.एस. बेंद्रे जो प्राध्यापक बने वो आप के जो किस विश्वविद्यालय में थे? यहाँ पर आ जाएगा बड़ौदा के विश्वविद्यालय के वो प्राध्यापक थे। नेक्स्ट पर चलते हैं। सॉरी एक क्वेश्चन निकल के आगे। प्रथम भारतीय महिला चित्रकार कौन थी? ललिता लाजमी, अमृता शेरगिल, गौरी भंज या सुनैनी देवी? तो देखिएगा, सुनैनी देवी अवनींद्रनाथ टैगोर की जो है वो क्या थी? बहन थी। तो आंसर क्या हो जाएगा इस पर? डी हो जाएगा। लेकिन खाली बहन के रूप में नहीं, क्योंकि ये प्रथम महिला चित्रकार मानी जाती हैं। देखिए, दो तरह के क्वेश्चन आते हैं, मैंने आपको बताए हैं। प्रथम महिला चित्रकार आए तो अवनींद्रनाथ टैगोर की बहन
सुनैनी देवी, लेकिन प्रथम आधुनिक महिला चित्रकार आए तो अमृता सहगल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस भारतीय कलाकार के चित्रों की प्रतिलिपि अधिकांश घरों में पाई जाती है? नंदलाल बोस, छितेंद्रनाथ, अमृता सेलगिर और राजा रवि वर्मा। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी यानी राजा रवि वर्मा। राजा रवि वर्मा ने तैल चित्रण पद्धति शुरू करने के पश्चात कैलेंडर कला को भी जन्म दिया और इन्होंने अपनी लिथोग्राफी प्रेस के माध्यम से हर घर में, क्योंकि इनकी चित्रों की डिमांड बहुत ज़्यादा थी, जिसके कारण लिथोग्राफी प्रेस भी खोला गया और उससे कृतियों को हर घर में पहुंचाया भी गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी शासन के कारण जिस नवीन चित्र शैली का जन्म हुआ वह कौन सी थी? यूरोपियन शैली, शास्त्रीय शैली, कंपनी शैली या बंगाल शैली? तो देखिएगा, जिस अंग्रेजी शासन के कारण जो नवीन शैली प्रकाश में आई थी वह थी कौन सी? कंपनी शैली थी। अंग्रेजी शासन के कारण इस कंपनी शैली को, यानी इसको जॉन शैली भी कहा जाता है। ठीक है, और ये जो है अपने लघु चित्र, व्यक्ति चित्र बनाते थे ये लोग और इस शैली में, और विशेष रूप से भारतीय पशु पक्षी और प्रतिकृति के चित्रों की, मतलब प्रकृति के चित्रों की बहुत ज़्यादा डिमांड थी। नेक्स्ट पर चलते हैं, नेक्स्ट है, किस प्रसिद्ध चित्रकार ने फिल्में बनाई थी? गणेश पाइन, अल्मेकर और हुसैन जामनी राय। तो हुसैन ने, आप देख रहे हैं, तब्बू के साथ, माधुरी दीक्षित और श्रीदेवी, इस तरह की जो आप देखते हैं सेलिब्रिटीज थी, उनके साथ इन्होंने मूवी बनाई थी। नेक्स्ट है, इनमें से कौन असंबद्ध है? आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है केसीएस पनिकर, मुकुल चंद्र डे, एनएस बेंद्रे या अमृता सहगल। तो फिर से देखिएगा, असंबद्ध वाले जो हैं उस समय बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए थे। आंसर हो जाएगा इसका यानी अमृता सहगल। कैसे हो जाएगा? देखिएगा, राजा रवि वर्मा के बाद दूसरी भारतीय चित्रकार थी, अगर बात करें, जिनके चित्रों में पाश्चात्य संयोजन और यथार्थवाद का प्रभाव देखने के लिए मिलता है। ठीक, ये जो एक चीज़ थी, मैंने एक दिन और आपको शायद YouTube लाइव जब मैं लेती थी तब भी मैंने आपको शायद बताया था कि इन्होंने जो है अपने चित्रों को कैनवास पर बनाया था, अमृता सहगल ने। और असंबद्ध जो है मैंने बताया प्रथम आधुनिक भारतीय महिला है एक तो, दूसरी चीज क्या है, इन्होंने पाश्चात्य शैली को अपनाया। और राजा रवि वर्मा की वही शैली थी, लेकिन उन्होंने पौराणिक विषय को अपनाया, इनके पौराणिक विषय नहीं थे। ठीक है, बस फर्क इतना था। चित्र में रेखा क्या है? आकृति को रूप देती है, प्रभाव पैदा करती है, चित्र को उभारती है या सभी? देखिएगा, चित्र में रेखा, स्पेशली भारतीय चित्रकला की बात करें तो रेखा प्रधान है, और रेखा के माध्यम से अगर हम लोग बात करते हैं तो बहुत भाव पैदा किए जा सकते हैं। यानी सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहला जो काम करती है रेखा, वो एक आकृति को रूप प्रदान करती है, यानी जो एक रूप मिलेगा वो रेखाओं के माध्यम से मिलेगा। दूसरा, प्रभाव पैदा किया जाएगा और चित्र भी एक निकल कर आएगा। जब रूप आ गया, प्रभाव आ गया और भाव भी आ गए तो वो एक जो है चित्र निकल कर आया। यानी ये सभी आपके ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट पर चलते हैं, भारतीय चित्रकला में रंग के साथ महत्व है किस चीज का? प्रकाश और छाया, परिप्रेक्ष्य रेखा का या मॉडलिंग का? आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय चित्रकला में रंगों के साथ किस चीज का महत्व आता है? तो रंगों के साथ स्पेशली रेखा का बहुत महत्व है। ठीक है, प्रकाश और छाया की इतनी नीड नहीं है, परिप्रेक्ष्य की भी नहीं है, मॉडलिंग की भी नहीं है, रेखा की मेनली रहती है। नेक्स्ट है, कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? आकृति को रूप मिलता है किसके माध्यम से? प्रतीक से, रेखा से, रंग से या प्रकाश छाया से? तो जस्ट अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा था कि आकृति को जो रूप मिलता है, रूप की बात की जा रही है। जब भी हम एक आकृति बना रहे हैं तो उसको जो एक रूप मिलेगा वो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सही नहीं है, पूछा गया है। तो रूप रेखा से भी मिलेगा, रंग से भी मिलेगा और प्रकाश छाया से भी उसका रूप और निखरता जाएगा। एक जो प्रतीक है, प्रतीक से हमें रूप नहीं मिलेगा। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट पर चलते हैं, भारतीय सौंदर्य शास्त्र के प्रथम दार्शनिक कौन थे? भट्टलोलक। देखिए, भारतीय पूछा गया है तो भारतीय सौंदर्य शास्त्र की जब भी बात की जाए कि प्रथम दार्शनिक कौन थे तो आंसर क्या हो जाएगा? आपने जैसे पढ़ा भी है, बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन जो है आया भी है, आ जाएगा भरत। आंसर क्या आ जाएगा? भरत आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आप लोगों का भरत यानी भरत मुनि से आ जाएगा। आकृति से स्पष्ट होता है क्या? भाव, रूप, लय या सभी स्पष्ट हो जाएंगे? तो आकृति जो है वो क्या स्पष्ट होगा उससे? ये सारी चीजें, यानी भाव भी मिलेंगे, रूप और लय भी। तो आंसर है ये ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं, चित्र में प्राण आता है रंग से, रेखा से, लय से या इन सभी से प्राण आता है?
तो चित्र में जो प्राण आएगा आप रंग भरेंगे तब भी आ जाएगा, रेखा से भी आएगा, लय से भी आएगा और सभी से आ जाएगा। नेक्स्ट है स्थिर चित्रण प्रमुख रूप से देखने के लिए मिलता है। स्थिर चित्रण यानी स्टिल लाइफ की बात हो रही है। कहाँ पर देखने के लिए मिलता है प्रमुख रूप से? बंगाल शैली में, मुगल शैली में, पाश्चात्य शैली में या अजंता शैली में? तो देखिएगा आंसर क्या हो जाएगा इसका। तो स्टिल लाइफ चित्रण जो हमें सबसे ज्यादा देखने के लिए मिलता है वो मिलता है पाश्चात्य शैली में। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा आपका? पाश्चात्य शैली आंसर हो जाएगा, यानी आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वप्रथम स्थिर चित्रण हमें मिलता है। सबसे पहले बात की जा रही है स्टिल लाइफ चित्रण कहाँ हुआ था? राजस्थानी में, मुगल में, जैन में या कांगड़ा में मिलता है? तो देखिएगा इसका आंसर की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले स्थिर चित्रण मैंने पढ़ाया हुआ भी है कि जो शुरुआत हुई थी वो अकबर के समय हुई थी, यानी मुगल काल में हुई थी। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी शुरू हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दृश्य चित्र में परिप्रेक्ष्य से स्पष्ट होता है वस्तु की स्थिति, वस्तु का आयतन, वस्तु का रंग रूप या ये सभी स्पष्ट हो जाते हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा? दृश्य में जो परिप्रेक्ष्य की बात कर रहे हैं, चित्र में, और मैंने बताया था बहुत अच्छे से, चित्र में जो परिप्रेक्ष्य है वो एक कलाकार प्रभाव पैदा करता है। ठीक है, तो ये जो है ये किससे स्पष्ट होता है? ये आपका हो जाएगा वस्तु की स्थिति से। आयतन से उसका कोई मतलब नहीं होता, रंग रूप से भी कोई मतलब नहीं होता, तो सभी नहीं आएंगे इसमें। आपका आ जाएगा वस्तु की स्थिति पर निर्भर करता है, उसकी स्थिति कैसी है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें? स्पष्ट होता है, यानी ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। एक मकान का अंकन परिप्रेक्ष्य के सिद्धांत के अनुसार है। वायवीय, रेखीय, साधारण या इनमें से कोई नहीं? तो इनमें परिप्रेक्ष्य के प्रकार से क्वेश्चन है कि परिप्रेक्ष्य के सिद्धांत के अनुसार जो एक मकान का अंकन किया जाता है, जब एक चित्र बनाते हैं तो वो किसके अंतर्गत आता है? आंसर क्या हो जाएगा? वो रेखीय परिप्रेक्ष्य, यानी आप रेखा चित्र बनाएंगे तो रेखीय प्रभाव के कारण रेखीय से ही रेखाओं से ही आप उसमें परिप्रेक्ष्य उत्पन्न करेंगे, 3D प्रभाव उत्पन्न करेंगे, गहराई दिखाएंगे, तो वो रेखीय प्रभाव के अंतर्गत आ जाएगा। नेक्स्ट है इनका परिप्रेक्ष्य सिद्धांत में क्या महत्व है? दूरी और निकटता, प्रकाश और रंग, विलयमान बिंदु और क्षितिज रेखा या उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर इज इनका परिप्रेक्ष्य सिद्धांत में क्या महत्व है। तो आंसर क्या होना चाहिए? जैसे परिप्रेक्ष्य से बहुत सारे देखिएगा क्वेश्चन आए हैं, तो परिप्रेक्ष्य का सिद्धांत का जो महत्व है यानी दूरी और निकटता दिखाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तभी तो आप इसमें गहराई फील करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? कला क्या है? प्रकृति का चित्रण, भावों का चित्रण, प्राणियों का चित्रण, कलाकार की अनुभूति से परिपूर्ण चित्रण। तो देखिए कला क्या है, इस पर बहुत सारे वाक्य हैं। मैं ये कहूंगी कि कला क्या है, अगर ऑप्शन के हिसाब से हम लोग चलें तो कलाकार की अनुभूति से परिपूर्ण चित्रण है, यानी जो आप फील कर रहे हैं आप उसी को बना रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, ऊपर निकल गया, रस क्या है? तो रस का अर्थ अच्छी कलाकृति, कलाकृति में प्रदर्शित भाव, कलाकृति का विषय, दर्शक के मन में उत्पन्न आनंद की अनुभूति। तो रस क्या है? दर्शक के मन में उत्पन्न आनंद की जो अनुभूति होती है वही रस है, क्योंकि इसका जो संबंध है जब हम कला से रखते हैं तो आपने किसी चित्र को देखा, आपको उस चित्र को देखकर अच्छा लगा, आनंद की अनुभूति हुई, वही क्या है? रस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, सौंदर्य शास्त्र के अनुसार भाव कितने होते हैं? 5, 8, 9 या 12? तो सौंदर्य शास्त्र के अनुसार रस होते हैं, भाव होते हैं 9। ठीक है, कितने होते हैं? 9 होते हैं। नेक्स्ट है इनमें से कौन असंबद्ध है? रूप, भाव, वर्ण और चित्रकार। तो देखिएगा इनमें से जो असंबद्ध हो जाएगा वो हो जाएगा चित्रकार। ठीक है, क्योंकि चित्रकार एक अलग आपका है, रूप और भाव, वर्ण ये आपकी चित्रकला के प्रकार है। नेक्स्ट है बादशाह रचित कामसूत्र, काम शास्त्र की व्याख्या या टीका में कला में षडंग का उल्लेख किसने किया है? कालिदास ने, बाणभट्ट ने, यशोधर ने, शूद्रक ने किया है। तो किसने किया है? देखिए बादशाह रचित जो कामशास्त्र है उसकी व्याख्या में जो टीका यानी कला से षडंग का जो उल्लेख हमें मिलता है वो किसने किया है? वो यशोधर पंडित ने किया है। ठीक है, तो ये जो है चित्रकला की, क्योंकि चित्रकला षडंग की जो बात आती है तो यानी इसमें आपका जो है श्लोक के माध्यम से दर्शाया गया है कला को, क्योंकि रूप, भेद, प्रमाण, भाव, लावण्य, योजना, सादृश्य और वर्णिका भंग। ठीक है, ये इसके जो है षडंग है, षडंग का पूरा श्लोक इन्होंने उसके माध्यम से जो है दर्शाया है।
तो बच्चों ये थी आज की आपकी जो है 2021 का क्वेश्चन पेपर, और मैं उम्मीद करूँगी ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और प्लीज़ देखिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर मुझे लाइव देखना चाहते हैं तो प्लीज़ लाइव लिख दीजिएगा, मैं जल्दी ही कोशिश करूँगी आप लोगों के लिए लाइव भी ले आऊँ। मिलेंगे नई वीडियो में एक नए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के साथ जो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।